Hello students, now next come to the exercise 5.4. ऑप्शनल एक्सरसाइज है ऑप्शनल है बट स्टैंडर्ड वालों के लिए तो कंपलसरी है। बेसिक वाले जो हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या समझेंगे, बिल्कुल ऑफ कोर्स है ना, इसको करेंगे। और हाँ ये है कि बेसिक वालों के लिए थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं बिकॉज बेसिक का भी जो पेपर है वो 80% तो एनसीईआरटी में से ही आना है ना। तो एनसीईआरटी में ये अगर ये क्वेश्चंस लिस्टेड हैं सो दैट मीन्स कि उनको ये करने चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि ओवरऑल मेरी ये सुजेशन है कि चाहे बेसिक है चाहे स्टैंडर्ड है, ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये एक एपी गिवन है 121, 117, 113 सो ऑन। इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? जैसे ये है फर्स्ट टर्म A1, दिस इज द सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। चार चार डिफरेंस कम हो रहा है इसमें से, है ना, चार चार नंबर माइनस किया जा रहा है, यहाँ से -4 किया, यहाँ से -4 किया, तो 4 कम करते चले जाएंगे तो अगली टर्म मिलती चली जाएगी। तो एक टाइम पे आके टर्म्स नेगेटिव होनी शुरू हो जाएंगी। वो कौन सी पोजीशन से शुरू होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि हम 4 4 4 माइनस करते चले जाएं, इतनी लंबी सारी लिस्ट बना लें और फिर कहें कि देखो जी यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ गई। ऐसे थोड़ी ना करेंगे, हमें तो प्रोसीजर एक फॉलो करना है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हमें जिस टर्म को फाइंड आउट करना है या जो टर्म हमें ढूंढनी होती है हम हमेशा उसे ए एन लेट करते हैं। सो लेट ए एन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट नया है आपके लिए, एक दो क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ए एन इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, देयर फोर ए एन इज़ लेस दैन ज़ीरो। अब आप सोचोगे ये कैसे आया? देखो जो टर्म नेगेटिव होगी वो ज़ीरो से कम होगी। अगर मैं कहूँ कि कोई टर्म की वैल्यू है -4 तो -4 ज़ीरो से कम है। अगर हम कहें किसी टर्म की वैल्यू है -1 तो वो भी ज़ीरो से कम है। तो जो ए एन है दैट इज़ अ नेगेटिव वैल्यू वाइज। ठीक है ना, जो इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव में है तो इसलिए ये लेस देन ज़ीरो है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन ज़ीरो। ए का मतलब फर्स्ट टर्म 121 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -4। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बोल दिया कि चार चार कम हो रहा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये बनेगा -4n प्लस 4 लेस देन ज़ीरो। अब देखो एक बच्चे ने ऐसे किया, इस 4n को इधर ले गए तो यहाँ पे 4n आ गया और ये बना 125। 4 को डिवाइड किया, 125/4 लेस देन n, तो n की तरफ ग्रेटर देन वाला साइन है और 125 को 4 से अगर कट करेंगे ये बनेगा 31.25। तो मतलब n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। तो 31.25 से बड़ा नंबर कौन सा आएगा? n क्या होता है? n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती। अगर कोई कहे कि 31.25 से बड़ा नंबर 31.26 है तो उसकी बात बिल्कुल सही है, 31.25 से बड़ा होता है 31.26। बट क्या n की वैल्यू 31.26 हो सकती है? तो आंसर इज़ नो, n की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं हो सकती। तो 31.25 से बड़ा इंटीजर जो होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 32। इसका मतलब 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो देयर फोर 32nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि A32 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और अपने लिए आप चेक करके भी देख सकते हो, इस सीरीज़ की A31 फाइंड आउट करो, इसी सीरीज़ की A32 फाइंड आउट करो, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा और इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। मतलब कि जब आप चलते जाओगे तो A31 तक तो टर्म सारी पॉजिटिव हैं, जैसे ही A32 पे पहुंचोगे टर्म नेगेटिव हो जाएगी, उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी नेगेटिव में चली जाएंगी। तो स्टार्ट कहाँ से हुई नेगेटिव टर्म? 32 से। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से।
अच्छा अब देखो, जैसे हमने कहा एक बच्चे ने इसको इधर कर लिया था। अब यूजुअली हमारी आदत होती है कि हम क्या करते हैं, वेरिएबल को इधर रखते हैं, कांस्टेंट उधर करते हैं। तो ये बनेगा -4n, और ये 125 इधर जाके -125, और बीच में लेस देन है। अब हम अगर n को रखेंगे यहाँ पे तो हम लिखेंगे -125/-4। अब यहाँ पे लेस देन नहीं रहेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। बस ये बात समझने वाली है इसमें, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये +1 का कंसेप्ट है। अगर आप +1 के लीनियर इनइक्वालिटी वाले लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर वो खोल के देखेंगे तो आपको उसमें नज़र आएगा कि ये सब चीज़ें हम +1 में पढ़ते हैं। जब हम नॉन मेडिकल करेंगे +1 +2 में, अगर हम नॉन मेडिकल रखेंगे, और कोर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स करते हो जिसमें दो ऑप्शंस आ जाती हैं, कोर या अप्लाइड मैथ्स, जो भी करोगे दोनों में लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर आएगा। और उसमें ये कंसेप्ट अप्लाई होता है कि जब आप डिवाइड करते हो बाय एनी नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स, तो इन इक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे था ना -4, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था 125 है ना, ऐसे था। तो हमने कहा इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय -4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने इसको भी -4 से डिवाइड किया, इसको भी -4 से डिवाइड किया। अब ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। बस ये कंसेप्ट है, इतना सा कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये वाली बात किसी को ना समझ आई हो, कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करोगे दोनों साइड पे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। बस ये बात याद रखनी है। इक्वालिटी में कोई फ़र्क ही नहीं होता, इक्वालिटी तो पहले इक्वल है, दोनों साइड इक्वल इक्वल लगा हुआ है ना। इनइक्वालिटी में फ़र्क होता है। तो ये 4 कट गया, और यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, तो अगेन आप वहीं पे पहुँच गए। 125/4 से n की वैल्यू बड़ी आएगी 31.25, सो n की वैल्यू 32। तो आप जैसे मर्जी करो, चाहे वेरिएबल टर्म जो जिसमें कहते हैं जो n फाइंड आउट करना है उसको इधर ले जाओ, या फिर 4n को यहाँ पे रखो, बाकी टर्म्स उधर ले जाओ, फाइनल आंसर एक ही आएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। द नेक्स्ट सेकंड, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला भी वैसे तो यार देखो, एनसीईआरटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी अगर हम इम्पोर्टेंट ढूंढना शुरू कर दें तो फिर बड़ी शर्म वाली बात है कि इतने से में भी अगर इतना सा ही ढूंढना है, मतलब इतना सा एनसीईआरटी की इतनी सी बुक है, उसमें से भी अगर हो और हम कम कर दें तो पढ़ने लायक रह क्या जाएगा। और पेपर जो है एनसीईआरटी में से काफ़ी हद तक आता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी का कंसेप्ट आता है। इसलिए हमें एनसीईआरटी की हर एग्जाम्पल और हर क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहिए। तो इसलिए अगर हम कहें कि एनसीईआरटी में ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी हद तक 2 4 5 क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। जैसे 9th क्लास में एमपीटी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, 10th क्लास में बीपीटी है, ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर उसके बाद सर्कल्स वाले चैप्टर में टेंजेंट वाली थ्योरम है। कुछ और 2 4 क्वेश्चंस हैं, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना है उसका एरिया गिवन है, ऐसे वाले क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि पूरी एनसीईआरटी में कोई 15 20 30 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें करने ही चाहिए। बट हम सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस करके जाएं और सोचें कि उसमें से ही पेपर आ जाएगा और एटलीस्ट हम 50 60% लेने के काबिल हो जाएंगे, तो ये बात गलत है। हमें एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट करनी है, एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल उसकी करके जाना है। ठीक है, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। अब देखो उसने पर्टिकुलर 2 टर्म्स का नाम लिया है, एक थर्ड टर्म और एक है सेवन्थ टर्म। इनको जोड़ना है, इनका सम करना है, एंड दैट इज इक्वल टू 6। सो मतलब A3 थर्ड टर्म, A7 सेवन्थ टर्म, दोनों को ऐड ऑन किया, सम इज इक्वल टू 6, एंड इन्हीं का प्रोडक्ट इज 8। A3 इंटू A7 इज इक्वल्स टू 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो हमें S16 ढूंढने के लिए बोला गया है। ठीक है, हमें S16 फाइंड आउट करना है। दो इक्वेशंस हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। A3 का फॉर्मूला A + 2D +
a plus 6d is equal to 6, a plus a 2a plus 8d is equal to 6. You can divide each number by 2. You'll get a plus 4d is equals to 3. So a की वैल्यू 3 माइनस 4d, फर्स्ट इक्वेशन इसको रख लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाए a प्लस 2d इंटू मतलब ब्रैकेट में a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8. a की वैल्यू 3 माइनस 4d प्लस 2d, फिर a की वैल्यू 3 प्लस 4d 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8. a की वैल्यू a थोड़ी है 3 माइनस, तो ये बना, ये माइनस 2d बन जाएगा यहाँ से, ठीक है. d वाली टर्म्स आपस में जुड़ गई, यहाँ पे प्लस 2d बनेगा इज इक्वल्स टू 8. ये तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस डी ए स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यू विल गेट 3 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 8. 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4d स्क्वायर, ये इधर चला गया -1, माइनस माइनस कट गया, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4. स्क्वायर का रूट बनाएंगे तो d की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से प्लस माइनस 1/2. 1 का रूट 1, 4 का रूट 2. तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अब दो केस चलेंगे. केस 1 d की वैल्यू पॉजिटिव हाफ, केस 2 d की वैल्यू नेगेटिव हाफ. सो देयरफॉर व्हाट इज a 3 माइनस 4 इंटू हाफ, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे जाएंगी, ठीक है. तो यहाँ से a कितना आएगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, ठीक है. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं आगे. तो ये बना हमारे पास a इज इक्वल टू, ये 2 कट गया, 3 माइनस 2 1, a की वैल्यू 1, और ये 2 यहाँ पे ये माइनस माइनस में प्लस हो गया तो a की वैल्यू आएगी 5. दो केस है, इसके बीच में लाइन लगा दो. और यहाँ पे अब हमें चाहिए S16 और यहाँ पे भी चाहिए S16. तो S16 का फॉर्मूला 16/2 2 इंटू a प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी की वैल्यू 1/2. तो ये बना 8 इंटू 2 प्लस 15/2, ठीक है. यहाँ से एलसीएम किया 8 इंटू 4 प्लस 15/2. इस 2 ने इसको कट किया तो ये बनेगा 4 इंटू 19 विच इज़ इक्वल्स टू 76. ये पहले केस का आंसर. और S16 का फॉर्मूला फिर से वही 16/2 2 इंटू a प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी की वैल्यू इस बार माइनस हाफ. ये कट हो गया, यहाँ पे 8 रह गया, 8 इंटू 10 और माइनस 15/2, ठीक है. एलसीएम कर लो इसमें 8 इंटू 20 माइनस 15/2. अब ये जो 2 है इसको कट कर देगा तो ये बनेगा 4 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 20. तो इस क्वेश्चन में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं या भूल जाते हैं कि जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में. वहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो सिर्फ प्लस वाला आंसर लिखते हैं, माइनस वाला आंसर स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो दो केस बनने थे वो नहीं बनते, सिर्फ एक केस बनता है, एक आंसर आता है और वहाँ पे मार्क्स कट हो जाते हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है. एक लैडर है जिसमें ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं लाइक दिस, है ना. एक स्टेप से, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, एक से दूसरे में जाने के बीच में जो गैप है 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है. और जो रंग्स हैं, रंग्स मतलब ये जो स्टेप्स हैं, ये डिक्रीज़ हो रहे हैं यूनिफॉर्मली. मतलब देखो पहला जो स्टेप है उसकी लेंथ ज़्यादा है AB, अगले वाले में थोड़ी कम हो गई CD, उससे अगले वाले में और कम हो गई EF, और लास्ट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लेटे से ये XY और कम हो गया, छोटा सा रह गया 25, ठीक है. अब बताओ कि ये जो स्टेप्स बनाने के लिए वुड चाहिए उसकी कितनी लेंथ चाहिए.
अच्छा, ये जो पहले वाला है वो 45 सेंटीमीटर का है, लास्ट 25 सेंटीमीटर का है। तो ये हो गया हमारा ए एन, ये ए हो गया, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। पहले इतना बड़ा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, ऐसे करके, है ना। और वो जो कम हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, मतलब एक जैसा कम हुआ। पहले से दूसरे में जो फ़र्क है, दूसरे से तीसरे में एग्जैक्टली सेम फ़र्क है, तीसरे से चौथे में एग्जैक्टली सेम फ़र्क है। मतलब ये एपी बन रही है जिसमें लगातार लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो ये एपी बन रही है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें टोटल ये जो स्टेप्स हैं ये कितने बनेंगे। अच्छा, इस पूरी लैडर की जो लेंथ है दैट इज़ 2.5 मीटर, मतलब 5/2 मीटर, और 5/2 हो गया 2.5 मीटर, ठीक है जी। सोल्यूशन, टोटल लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ लैडर is equals to 2.5 मीटर, यू कैन से 250 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स या फिर रंग्स, नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ रंग्स। अब वो कैसे निकलेंगे, देखो मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे करके 1, 2 और 3 स्टेप लगे हों, तो इनके बीच में गैप्स कितने हैं। दिस इज़ द गैप 1, दिस इज़ गैप 2, और नंबर ऑफ स्टेप्स 1, 2, 3। अगर 2 गैप हैं तो स्टेप्स 3 हैं। अच्छा, अगर 4 गैप होते, सॉरी 1, 2, 3, 4। अब देखो यहाँ पे ये गैप 1, गैप 2, गैप 3, और स्टेप्स देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4। मतलब कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में जो गैप है, जितने गैप्स होंगे नंबर ऑफ स्टेप एक ज़्यादा होगा। बस ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो टोटल आपको यहाँ से लेके ऊपर तक 250 सेंटीमीटर कवर करना है, और एक जो गैप है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो 25 एक हो गया, 25 का दूसरा हो गया, ऐसे करते करते 10 गैप कवर करने पड़ेंगे आपको, तभी जाके 250 का पूरी लेंथ कवर होगी। 25, फिर 25 पहला, उसके ऊपर 25, फिर उसके ऊपर 25, फिर उसके ऊपर 25, ऐसे करते करते 250 का गैप कवर करना है आपने। तो छोटे छोटे गैप्स कितने कवर किए आपने, 10 गैप्स कवर किए, ताकि पूरी लेंथ कवर हो जाए 250 की। और हमने कहा कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं, जितने गैप्स होंगे उसमें एक ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ रंग्स विल बी 250/25, और उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। टोटल जो लेंथ कवर करनी है डिवाइड बाय स्मॉल गैप प्लस एक और कर दो, वो जो ऊपर वाला स्टेप पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। हर लेटर में यही होता है। और इसको कट किया तो ये 10 बन गया, 10 + 1 कितना हुआ, इसका मतलब ये स्टेप्स कितने हैं, 11। तो जो सबसे पहला स्टेप है उसकी लेंथ है 45, जो सबसे लास्ट स्टेप जिसको ए एन बोलते हैं उसकी लेंथ 25, और नंबर ऑफ स्टेप्स 11। हमसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द टोटल वुड रिक्वायर्ड। टोटल वुड मतलब फर्स्ट वाले की लेंथ प्लस सेकेंड लेंथ प्लस थर्ड लेंथ प्लस सो ऑन 11th लेंथ तक इसको ऐड ऑन करो, तो हमें सम कैलकुलेट करना है। और एस एन का फॉर्मूला n/2 a + an, ठीक है। सो दिस इज़ 11/2, 45 + 25, और ये बन गया 11/2 इंटू ये 70 हो गया। 70 को इसे कट किया, 35 मल्टीप्लाई किया तो 385 सेंटीमीटर्स, ये इसका आंसर आ गया। सो इतनी वुड हमें चाहिए टोटल, उसको फिर काट काट के हम ये स्टेप्स बना सकते हैं। द नेक्स्ट, houses of row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of numbers of the houses preceding x is equal to sum of numbers of the houses following it. Find this value of x.
देखो ऐसा है, इसमें क्या लिखा है एक्सप्लेन करते हैं। वन, ऐसे एक ना हाउसेस बने हुए हैं, हाउस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सो ऑन नंबर 49 तक। ये 1 2 3 हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 49, ठीक है। अब इसको मैं सिर्फ एक नंबर की फॉर्म में लिखता हूँ, 1 2 3 सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे x आएगा और x इनके बीच में है कहीं पे, फिर 48 47, सॉरी पहले 47, फिर 48 और लास्ट पे है 49, ठीक है। x से पहले क्या आएगा, x माइनस 1, और x के बाद क्या आएगा, x प्लस 1, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे करते करते x तक चलना है आपने। x से पहले आएगा x माइनस 1, बाद में आएगा x प्लस 1, फिर कॉन्टीन्यूटी में चलते जाएंगे और लास्ट पे 47 48 49 पे सीरीज खत्म हो गई। अब हमसे ये कहा जाता है कि x से पहले जितनी भी टर्म्स हैं इनका सम, x के बाद जितनी टर्म्स हैं और इनका सम आपस में इक्वल है, तो x ढूंढो, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स प्रीसीडिंग द x, मतलब x से पीछे, इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स। तो यहाँ से जो सम निकलेगा और यहाँ से जो सम निकलेगा ये आपस में इक्वल होगा, और वहाँ से हमें x को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें बताओ व्हाट इज a, a इज 1। पहले तो ये देखो, ये पूरी सीरीज AP में है, 1 से स्टार्ट करके 49 तक कॉन्टीन्यूटी में चलना है, डिफरेंस 1 का है, तो यस दिस इज एन AP, डिफरेंस इज 1। अच्छा, इसमें a क्या है, ये सीरीज स्टार्ट हुई x प्लस 1 से, तो a की वैल्यू x प्लस 1, और इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ कोर्स 1 है। एक एक करके नंबर आगे बढ़ रहा है तो डिफरेंस 1 है। x प्लस 1 के बाद x प्लस 2 आ जाएगा, फिर x प्लस 3 आ जाएगा, एक एक करके नंबर आगे बढ़ेगा और लास्ट पे ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इस पे बात रुकी हुई है। देखो 1 से लेके, अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके 10 तक काउंट करो तो आप कहोगे 1 2 3 अप टू 10, 10 टर्म्स हैं। हम कहें 1 से 20 तक काउंट करो तो आप कहोगे 20 टर्म्स हैं। अगर हम कहें 1 से x माइनस 1 तक काउंट करो तो नंबर ऑफ टर्म्स आर x माइनस 1, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हुए जहाँ पे रुकेंगे वही नंबर ऑफ टर्म्स है, और कॉन्टीन्यूटी में हम काउंटिंग कर रहे हैं। जैसे हम कहें 1 से लेके 17 तक काउंट करो और नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो हम ऐसे काउंट थोड़ी करेंगे, हम सीधा कहेंगे यार 1 से चले हैं 17 पे रुके हैं तो 17 टर्म्स है। तो हमने वो जो डॉटेड लाइंस लगाई हैं 1 से लेके कहाँ पे रुके, x माइनस 1 पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर x माइनस 1, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, अब देखना ज़रा, यहाँ से अगर हम लास्ट तक काउंट करें तो नंबर ऑफ टर्म्स है 49, नंबर ऑफ टर्म्स 1 से 49 तक 49, ठीक है। अगर हम यहाँ तक रुकें, यहाँ तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं x, क्योंकि 1 से शुरू करके x पे रुके ना, स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है, स्टार्टिंग 1 से हो रही है, रुके कहाँ पे, इस लाइन पे x तक, तो x टर्म्स है। अच्छा, अब आप ये वाली टर्म्स बता सकते हो कितनी होगी, टोटल 49 है, यहाँ तक x है, तो ये कितनी बनी 49 माइनस x, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 49 माइनस x, एज सिंपल एज इट इज़। अब मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है कि 1 से शुरू करके 49 तक चलेंगे 49, बट हमें x पे रुकना है, तो 1 से x तक चले तो x वो हटा दो, अगली आ गई 49 माइनस x, ठीक है। अब इसका सम करो, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करो, Sn का फॉर्मूला आपको फॉर्मूला पता है। अब तो लास्ट एक्सरसाइज है, मैं सीधी वैल्यूज पुट करूँगा, n/2 2 इंटू ए प्लस n, इसमें से -1 इंटू डी, तो ये बन गया आपका x माइनस 1/2, 2 प्लस एक्स माइनस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो ये बना x माइनस 1 इंटू एक्स बाई 2। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स इन द फर्स्ट केस। अब इसी तरह से इसमें भी हम सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करेंगे।
सो फॉर्मूला n/2, n की जगह 49 माइनस एक्स बाई टू इंटू 2a x प्लस 1 प्लस 49 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, ये n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1, तो ये बना 49 माइनस एक्स बाई टू इंटू ये बन गया 2x प्लस 2, ये 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा, प्लस 48 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया आपका 50 प्लस एक्स, ठीक है जी, ये हो गया एस एन। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो पहला सम आया और ये जो दूसरा सम आया, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 49 माइनस एक्स इंटू 50 प्लस एक्स बाई टू, ये 2 ने 2 को कट किया। अब हम यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जो चीज़ कटकुट हो जाएगी उसको हटा देंगे, बाकी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टिल नाउ। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे 49 को 50 से करेंगे तो ये हमारा बनेगा 49 को 0 तो ऐसी लग जाएगी, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी 2450, फिर प्लस 49x माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर इधर प्लस हुआ 2x स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज़, यहाँ पे 2450 और ये भी माइनस एक्स, ये तो काम बन गया, माइनस एक्स कट गया, 2 डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर इज़ 1225 और 1225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस में 1225, आई थिंक ये 35 का होता है, हाँ, x की वैल्यू प्लस माइनस 35, ठीक है। लेकिन जो x था वो 1 और 49 के बीच वाला नंबर है, 1 और 49 के बीच में कहीं पे नंबर है, मतलब बिल्कुल मिडल पे नहीं है। अगर बिल्कुल मिडल पे होता तो फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, फिर तो सीधा ही आंसर था कि इसका मिडल निकाल लो, बट ये मिडल पे नहीं है, ये थोड़ा सा आगे है, पर है 1 और 49 के बीच में कहीं पे, तो 1 और 49 के बीच में नेगेटिव नंबर तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x इज इक्वल्स टू 35 आंसर है, बिकॉज x लाइज बिटवीन 1 एंड 45 एंड इज पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव को हमने देखा ही नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ कोर्स ऑफ दिस चैप्टर, एक स्मॉल टेरेस एट फुटबॉल ग्राउंड में ये जो स्टेप्स बने होते हैं बैठने के लिए, है ना, हर स्टेप की लेंथ है 50, उसकी ऊंचाई है 1/4, और ये जो बैठने की जगह है जहाँ पे बैठना होता है ना, ये वाली जगह की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, जो ब्रेड्थ है, दैट इज़ हाफ, ठीक है। हाइट 1/4, लेंथ 50, और ये जो चौड़ाई है जहाँ पे बैठना है, बैठने वाली जगह, वो जो विड्थ है, जो ब्रेड्थ है, दैट इज़ 1/2। अब बताओ कि इस पूरे को बनाने के लिए कितना कंक्रीट चाहिए और कितने स्टेप्स हैं इसमें, 15 स्टेप्स। अब देखो हर स्टेप की लेंथ सेम है, हर स्टेप की ब्रेड्थ सेम है, जो बैठने वाली जगह है वो हर स्टेप की सेम है। फ़र्क क्या है, हाइट में, पहला स्टेप थोड़ा छोटा है, अगला स्टेप थोड़ा बड़ा है, उससे अगला थोड़ा और बड़ा है, उससे अगला थोड़ा और, तभी तो ऊपर 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 चढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि लेंथ सभी स्टेप्स की सेम है 50 मीटर, ब्रेड्थ हर स्टेप की सेम है 1/2 मीटर, लेकिन H1, H2, H3 ये अलग अलग है। पहले स्टेप की हाइट है 1/4, अगले वाले की उससे डबल है, 2 इंटू 1/4, क्योंकि उतनी ही ऊंचाई पे बना हुआ है, अगले वाले की से 3 गुना हो गई, ठीक है ना। पहला 1/4 पे है, अब दूसरे वाले पे चढ़ना है तो 1/4 चढ़ के जाएंगे, 1/4 और जुड़ गया, तो 2 इंटू 1/4,
अब तीसरे वाले पे चढ़ना है तो पहले 1/4 1/4 फिर 1/4 आया, तो 3 बार 1/4 आया। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये सारे, अच्छा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट किस में आती है? क्यूबॉइड में। और क्यूबॉइड को बनाने के लिए कितना कंक्रीट चाहिए, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे इसमें, वॉल्यूम, ये तो फॉर्मूला लिखा मैंने LBH, हम इसमें करेंगे टोटल कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड, टोटल कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू LBH1 प्लस LBH2। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ नहीं बदल रही, इसलिए हमने LB को चेंज नहीं किया। LBH3 सो ऑन अप टू 15 स्टेप्स। 15 स्टेप्स तक हम ये काम करेंगे, मतलब इस सीरीज़ में टोटल 15 टर्म्स हैं। LB सभी में से कॉमन आ गया, H1 प्लस H2 प्लस H3 अप टू 15 टर्म्स। L की वैल्यू 50, B की वैल्यू 1/2, H1 की वैल्यू 1/4, H2 की वैल्यू 2 × 1/4, H3 की वैल्यू 3 × 1/4, सो ऑन अप टू 15 टर्म्स। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें ये तो कट गया, यहाँ पे रह गया 25। और एक चीज़ का ध्यान दो, सभी के अंदर 1/4 1/4 है, तो 1/4 कॉमन आ गया। अब 1/4 में से 1/4 ही निकल गया तो 1 रह गया, इसमें से 1/4 चला गया 2 रह गया, यहाँ से 1/4 चला गया 3 रह गया। और कब तक ये पैटर्न चलता जाएगा? अप टू 15 टर्म्स। और ये तो एक AP बन गई जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस भी 1 क्योंकि 1 1 1 का फ़र्क चल रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 15, तो 25/4 ये इसका। और इसका फॉर्मूला 15/2, n की जगह 15 आ गया, 2 × A प्लस 15 - 1 14 × 1। ठीक है, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, 25 × 15 ओवर 4 और 2 एज इट इज़। अब देखो इसका क्या बन गया, ये 2 और ये 14 16 बन गया। अब ये कट हो गया, 4 4 ज़ा, ठीक है, फिर 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा। अब ये कितना बना, 30 30 को 25 से किया 750, और यूनिट्स लगा देना साथ में मीटर क्यूब, बिकॉज ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के ये जो यूनिट्स हैं वो क्यूबिक यूनिट्स होते हैं। सही है। सो ये सब था AP में। तो आपने AP में क्या समझा कि AP को ढूंढने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। अगर आपको किसी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म पता है, उसका कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप वो पूरी सीरीज़ बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने उस सीरीज़ का सम करना है तो आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस सीरीज़ को टोटल करने के लिए इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। अगर आपके पास वो भी है, अगर आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स भी पता चल जाती हैं, तो वो जो पूरी सीरीज़ है उसका आप सम कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी एज़ यूजुअल डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं जो हमने पूरे इस चैप्टर में कवर करी हैं। तो अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और NCERT की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और साथ में NCERT एग्जाम्पलर जो CBSE की तरफ से 2 बुक्स रिकमेंडेड हैं, एक NCERT टेक्स्ट बुक और एक NCERT एग्जाम्पलर। और उसके साथ मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स अवेलेबल है। आप कोई भी एक बुक लेके उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।